हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविक्स की क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने नागरिक शास्त्र के मूलभूत अवधारणा के बारे में, कैसे नागरिक शास्त्र शब्द का विकास हुआ, नागरिक शास्त्र शब्द का मतलब क्या होता है, कैसे ये शब्द विकसित हुआ, पश्चिम में, प्राचीन यूरोप में कैसे इस शब्द का धीरे धीरे विकास हुआ, और फिर कैसे कैसे ये अर्थ बदलता रहा, इसके संदर्भ बदलते गए, आधुनिक काल में इसका क्या अर्थ है, पुराने समय में इसका क्या अर्थ है, इस पर एक चर्चा की थी। उसके बाद हमने नागरिक शास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा नागरिक शास्त्र को कैसे परिभाषित किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है। नागरिक शास्त्र की परिभाषा से ये मान के चलिए कि एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमने पश्चिमी विद्वानों और भारतीय विद्वानों के अनुसार बहुत सारी परिभाषाएं देख ली थी नागरिक शास्त्र की। पश्चिमी विद्वानों ने भी नागरिक शास्त्र की कई सारी परिभाषाएं दी और इंडियन स्कॉलर्स ने भी दी, और हमने दोनों पर ही चर्चा कर ली थी। और परिभाषाओं में थोड़ा बहुत अंतर भी रहता है, हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं भी रहता है, कई चीज़ें कॉमन रहती है, कुछ अलग भी रहती है। इसीलिए हमने बहुत डिटेल में परिभाषाओं पर चर्चा की थी, नागरिक शास्त्र के अर्थ पर चर्चा की थी, नागरिक शास्त्र का अर्थ कैसे बदलता रहा है समय के साथ, पहले क्या था, आज क्या है, पुराना संदर्भ क्या था, नया संदर्भ क्या है, कैसे ये एक शास्त्र के रूप में, एक विषय के रूप में विकसित हुआ, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, ये तमाम चीज़ें देख ली थी। उसके बाद फिर हमने नागरिक शास्त्र के स्कोप पे, यानी उसके विस्तार क्षेत्र पे चर्चा की थी। स्कोप का मतलब होता है कि नागरिक शास्त्र के क्षेत्र के अंदर, उसके दायरे के अंदर, उसकी परिधि के अंदर कौन कौन से विषय या कौन कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से आयाम उसके भीतर समेटे जाते हैं या समेटे गए हैं। तो हमने उसके विस्तार क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में स्कोप कहा जाता है, स्कोप पे चर्चा की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है या महत्वपूर्ण खंड है कि नागरिक शास्त्र के अंदर किन किन विषयों को या पक्षों को या आयामों को समाहित किया जाता है, कौन कौन से डायमेंशन इसके अंदर समेटे जाते हैं, इसकी परिधि में आते हैं। तो उस पर हमने विशद चर्चा की थी कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। तो ये दो बातें हमारी दो लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। अब आज जो है हमारा जो तीसरा लेक्चर है, उसके अंदर हम बेसिकली नागरिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य की चर्चा करेंगे, राज्य पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मैंने आपको जब स्कोप बताया था, तब आपको पता होगा कि स्कोप के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ वो क्लास ली थी, उनको ये पता होगा कि हमने बात की थी कि जब भी हम नागरिक शास्त्र की परिधि बांधते हैं, उसका दायरा डिसाइड करते हैं, तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी होती है। उसके अंतर्गत राजनीतिक ढांचे का भी अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत सामाजिक ढांचे का भी अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का भी अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत हमारी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का भी अध्ययन किया जाता है। तो नागरिक शास्त्र का विस्तार बहुत व्यापक है, बहुत फैला हुआ है, और उसमें राजनीतिक ढांचा भी है, सामाजिक ढांचा भी है, नागरिकों के अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, अंतर्राष्ट्रीय ढांचा भी है, हमारी रक्षा प्रतिरक्षा, इवन आर्थिक जीवन, हमारा आर्थिक ढांचा भी उसमें शामिल होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्राणी है। वो अन्य पशुओं से भिन्न है, वो एक ढांचे का हिस्सा होता है, एक व्यापक समाज का हिस्सा होता है, जिसको हम राष्ट्र राज्य बोल सकते हैं आज के स्तर पे। आज हम एक राष्ट्र के सदस्य हैं, हर मनुष्य किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य है, ठीक है। हम नागरिक हैं राष्ट्र के, और उसी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे के अंदर हमारा अस्तित्व है, उसके बाहर हमारा अस्तित्व नहीं है। उसी से हमें अधिकार मिलते हैं, उसी से हमारे ऊपर कर्तव्य लादे जाते हैं, तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो है हम इसके राजनीतिक पक्ष में राज्य नाम की संस्था के बारे में बात करेंगे कि राज्य क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्वों को समाहित किया जाता है। इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश है, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो आज हम क्या क्या देखेंगे, राज्य और उसके आवश्यक तत्व, राज्य किसे कहते हैं, राज्य का क्या अर्थ है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से आवश्यक या निर्णायक तत्व आते हैं। तो पहले हम इसकी बेसिक पृष्ठभूमि देखेंगे, प्रस्तावना मतलब एक बेसिक बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद फिर हम राज्य का अर्थ देखेंगे कि राज्य किसे कहा जाता है, उसका क्या मीनिंग है, और फिर उसके बाद राज्य को के अंतर्गत कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है।
मतलब राज्य के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, 4 चीजें मानी गई है अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। एक भूभाग हो, उस पर रहने वाली जनसंख्या हो, एक सरकार हो और सरकार के पास संप्रभुता हो या प्रभुसत्ता जिसको बोलते हैं प्रभुसत्ता हो। तो ये 4 आवश्यक तत्व हैं, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम राज्य की बात करें, तो राज्य का मतलब क्या होता है? यहां पर राज्य का मतलब प्रांत से नहीं है। जब हम यहां राज्य की बात करें, एक तो हम राज्य का क्या मतलब समझते हैं? प्रांत से। प्रांत का मतलब जैसे एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, बंगाल है, हरियाणा है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, इसको राज्य बोल देते भाई। मध्य प्रदेश, आप कहाँ रहते, कौन से राज्य के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश का हूँ। आप कौन से राज्य के हो? पंजाब का हूँ। आप कौन से राज्य के हो? मैं तो असम का हूँ। तो एक तो राज्य ये हो गया। राज्य मतलब देश के अंदर जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, जो प्रांत है, जो प्रदेश है। किसी राष्ट्र के भीतर जो प्रादेशिक इकाइयां या प्रांतीय इकाइयां होती हैं, उनको भी राज्य बोलने का चलन है। स्टेट बोल देते हैं हम लोग, अंग्रेजी में भी स्टेट ही बोलते हैं। एमपी स्टेट, बंगाल स्टेट, बिहार स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, कर्नाटक स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट, उड़ीसा स्टेट। ठीक है। तो राष्ट्र के ढांचे के भीतर प्रांतीय या प्रादेशिक इकाइयों को भी राज्य बोलने का चलन है, स्टेट बोलने का चलन है। लेकिन जो हम यहां पर राज्य की बात कर रहे हैं, उसका मतलब इस प्रांत से नहीं है, इस प्रादेशिक इकाई से नहीं है, इस प्रांतीय इकाई से नहीं है। यहां राज्य का मतलब उसके साथ नहीं है। यहां राज्य का हम व्यापक अर्थ ले रहे हैं, जिसका प्रांत से लेना देना नहीं है, प्रादेशिक इकाई से लेना देना नहीं है। राज्य का मतलब राजनीतिक ढांचे से है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से है। तो यहां पर राज्य का मतलब प्रांत से ना होकर के पॉलिटिकल ढांचे या राजनीतिक ढांचे से है, राजनीतिक व्यवस्था से है, पूरे ढांचे से, पूरे स्ट्रक्चर से। ठीक है। तो एक बात तो ये याद रखिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं राज्य की प्रस्तावना के बारे में। देखिए, एक चिंतक हुआ है मैकाइवर ने यह कहा है कि राज्य के लक्षणों का अध्ययन न तो हीगल जैसी उपासना की भावना से करना चाहिए और न ही स्पेंसर जैसी तुच्छता की भावना से, बल्कि राज्य का मूल्यांकन यथार्थता की दृष्टि से किया जाना चाहिए। ये स्पेंसर का कथन आप राज्य के संदर्भ में याद रखिए। आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि किस विद्वान ने यह कहा है कि राज्य का मूल्यांकन या राज्य का जो अध्ययन है या राज्य के लक्षणों का जो अध्ययन है वो यथार्थता की दृष्टि से किया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? तो याद रखिए, मैकाइवर ने कहा है। कौन सा ऐसा विद्वान है जो राज्य को यथार्थता की दृष्टि से देखने की बात करता है? मैकाइवर करता है। इसी में 2 और विद्वानों के नाम आए हैं, एक हीगल का और दूसरा स्पेंसर का। अगर कोई पूछे कि कौन सा विचारक ऐसा है जिसने राज्य को उपासना की भावना से देखा है, तो हीगल ने देखा है। हीगल राज्य को बहुत पवित्र मानता है, ईश्वर की तरह। जैसे ईश्वर की उपासना की जाती है, वो वैसे ही राज्य की उपासना की बात करता है। वो इसको इतना पवित्र और इतना, मतलब क्या बोलना चाहिए, अनिंद्य मानता है कि इसकी बिल्कुल ये एकदम होली संस्था है, एकदम पवित्र संस्था है और एकदम फ्लॉलेस है। वैसे उस तरह से उसको देखता है, भगवान की तरह। तो हीगल देखता है। और कौन सा ऐसा विद्वान है जो राज्य को हीन समझता है, तुच्छ, कि ये कोई काम की चीज नहीं है, ऐसी फालतू चीज है? तो स्पेंसर मानता है। जैसे मार्क्स जो है वो राज्य को निरर्थक मानता है। हमारे गांधी ने भी राज्य की बहुत वकालत नहीं की है, वो भी अराजकतावादी ज्यादा है गांधी जी। तो राज्य को लेकर के उपेक्षा का भाव किसके मन में है? स्पेंसर के मन में। तो 3 विद्वानों का नाम आपको यहां से याद हो गया। राज्य को उपासना की दृष्टि से कौन देखता है, उसको पवित्र कौन मानता है, उसको ईश्वर की तरह एकदम अनिंद्य कौन मानता है, पवित्र कौन मानता है, सर्वोच्च कौन मानता है, त्रुटिहीन कौन मानता है, तो हीगल मानता है। राज्य को तुच्छ कौन मानता है, तो स्पेंसर मानता है। और इन दोनों का मध्यम मार्ग जो अपनाता है वो कौन है? मैकाइवर है। मैकाइवर ने मध्यम मार्ग अपनाया है। मैकाइवर ने कहा है कि ना तो राज्य को पवित्र मानो ईश्वर की तरह कि भाई वही सब कुछ है, ना राज्य को एकदम तुच्छ मानो कि किसी काम का ही नहीं है, इसका होना ना होना बराबर है, फालतू, ऐसा भी मत मानो। यथार्थ दृष्टि अपनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ। मैकाइवर ने कहा है कि यथार्थता की दृष्टि से इसको देखो कि इसका किस हद तक ये जरूरी है, किस हद तक ये जरूरी नहीं है, कहां पर इसका दखल होना चाहिए, कहां पर इसका दखल नहीं होना चाहिए। अगर दखल है तो किस हद तक होना चाहिए, किस हद तक नहीं होना चाहिए। इतना भी ना हो कि वो आपके अधिकार ही छीन ले और इतना कम भी ना हो कि दुनिया में अराजकता मच जाए। तो मध्यम मार्ग जो है वो मैकाइवर ने अपनाया। मैकाइवर ये मानता है कि भाई राज्य के पास इतनी शक्तियां भी ना हो कि व्यक्ति के अधिकार ही सीमित हो जाए,
और वो इतना शक्तिहीन भी ना हो कि अराजकता मच जाए, व्यवस्था ही नहीं संभाल पाए, तो उसने यथार्थता की बात की है। तो इन तीनों का नाम आप याद रखिए। अब यहाँ पर राज्य का मतलब राजनीतिक ढांचे से है, पूरे के पूरे राजनीतिक ढांचे से। यहाँ पर राज्य का मतलब उस नियामक नियंत्रक संस्था से है जो मनुष्य अपने क्या बोलना चाहिए, सार्वजनिक या सामूहिक हितों के लिए बनाती है, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए बनाती है, उसको राज्य बोलते हैं। राज्य का मतलब क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, व्यवस्था भी हो सकती है, आजकल तो व्यवस्था ही होती है, एक ऐसी व्यवस्था जो समाज या समुदाय, कुछ भी हो सकता है, अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट्स के लिए, अपने सामूहिक हितों के लिए जिसका निर्माण करती है, उसको राज्य बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि दुनिया में जब मनुष्य एकदम शुरुआती चरणों में रहा होगा, आदि मानव रहा होगा, गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहा करता था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कबीले बनने लगे, समूहों में रहने लगा। पहले तो जानवर था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सभ्य हुआ, कबीले में रहने लगा, समूहों में रहने लगा, मिल के शिकार करने लगा। पहले अकेला जाता था तो खतरा ज़्यादा होता था, कभी शिकार करता था, कभी खुद ही शिकार हो जाता था, तो खतरा ज़्यादा होता था। फिर समूह बनने लगे, 4 लोग साथ में जाएंगे शेर को, मतलब हिरण को मारने या किसी भी जानवर को मारने, तो खतरा कम हो गया, चारों उसको घेर लेंगे और पत्थर से फिर मार के चारों बांट के खा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समूहन होने लगा, सामाजिकता आने लगी। अब क्या होगा, जैसे ही मनुष्य समूहों में रहने लगेगा, सामाजिकता में रहने लगेगा, तो क्लैशेस होंगे, हितों का टकराव होगा। अगर एक उदाहरण से, सिंपल उदाहरण से समझते हैं, 4 लोगों ने एक जानवर को मिलके मारा, मेहनत बराबर की, सबने उसको घेरा बनाया, घेराबंदी करके पत्थर मारे, फिर वो मरा। अब इसमें से एक कोई जो ज्यादा बलशाली है बाकियों की तुलना में, अगर ये कहे कि तुमको मैं इसका हिस्सा नहीं दूंगा या थोड़ा सा ही दूंगा, बाकी का मैं अकेला खाऊंगा 75%, और तुमको दे रहा हूं 25%, इसमें तुम तीनों बांट लो, आधा आधा, आधा आधा भी नहीं होगा, वो 10-10% बांट लो। अब क्या होगा, एक व्यक्ति जो है वो बाकी 3 पर हुक्म चला रहा है, या उनके अधिकार छीन रहा है, या उन पर जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और ये तीनों इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि ये इन तीनों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ऐसा होने लगे समाज में, तो समाज चल नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वार्थी होता है, संसाधन उसके पास सीमित होते हैं, वो अधिकाधिक संसाधन और शक्ति अपने पक्ष में रखना चाहता है, और इसीलिए हमेशा एक मनुष्य का दूसरे मनुष्यों से क्लैश होगा, टकराव होगा हितों को लेकर के, क्योंकि हर मनुष्य अधिकाधिक संपत्ति संग्रहित करना चाहेगा, अधिकाधिक शक्ति चाहेगा, अधिकाधिक पावर चाहेगा, संसाधन चाहेगा, और दूसरे मनुष्य भी ऐसा ही चाहेंगे। तो हमेशा क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, और इस तरह से हमेशा मारकाट मची रहेगी, हमेशा कमजोर जो है वो पिसता रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वो कमजोर का दमन कर देगा, उसका दलन कर देगा, और स्वयं जो है वो राजा बन जाएगा, तो जंगल राज मच जाएगा। और इसीलिए सभी मनुष्यों ने ये एक संस्था बनाई कि हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो न्याय करे। न्याय का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े वाला न्याय करे, जो व्यवस्था को बना के रखे, उसी को हम राज्य बोलते हैं। यह हर रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो तमाम मनुष्य जो होंगे, उन्होंने एक संस्था बना ली होगी, अपना एक सरदार चुन लिया। शुरुआत में तो यही हुआ होगा, कबीलों के सरदार होते थे। तो सभी कबीले वालों ने क्या किया, एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उसको अपना सरदार चुन लिया, कि भाई अगर कोई भी गड़बड़ी करे, नियम का पालन न, पहले तो नियम भी सरदार ही बनाएगा जो सबके हित में होंगे, सभी मनुष्यों के हित में होंगे, ऐसे नियम सरदार बनाएगा, और फिर जो उन नियमों का उल्लंघन करेगा, पालन नहीं करेगा, उसको सरदार शक्ति भी देगा, और सरदार राज्य के रूप में है। अब इस सरदार की जो कलेक्टिव शक्ति है वो बाकी कबीले के मेंबर्स की इंडिविजुअल शक्ति से ज्यादा होगी, तभी वो राज्य है, तभी उसको चुना है। उसके पास जो शक्ति होगी वो बाकी सदस्यों की अलग अलग शक्तियों से ज्यादा होगी, क्योंकि इन सभी ने मिलकर अपनी सामूहिक शक्तियां उसको दी है। तो दुनिया में आदिम से आदिम समाज भी हो, उसमें भी राज्य का आदिम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वो कितना भी कबीलाई समाज हो, कितना भी जंगली समाज हो, कितनी भी प्रिमिटिव ट्राइब हो, उसके अंदर आपको राज्य का कोई ना कोई स्वरूप देखने को मिलेगा, चाहे वो कबीले के सरदार के रूप में हो, चाहे वो घर के मुखिया के रूप में हो, चाहे वो गुफा में रहने वाले एक सरदार के रूप में हो। उसका काम यह होगा कि वो कुछ नियम बना देगा जो सभी के हित में होंगे कमोबेश, और उनका पालन करवाएगा। अगर कोई नहीं करेगा तो उसको सजा देगा, ताकि कमजोर पर बलशाली जो है कमजोर के हित ना छीने, लड़ाई झगड़ा ना हो, अव्यवस्था ना हो, और सभी के हितों को साधते हुए समाज आगे बढ़े। वर्तमान में तो राज्य का स्वरूप बेहद रिफाइंड हो गया है, बहुत परिष्कृत हो गया है, लेकिन शुरुआत में इस तरह से राज्य अस्तित्व में आया होगा।
हमारे यहाँ कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा तो उसने भी राज्य की उत्पत्ति का यही सिद्धांत उसमें दिया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यही बताया है कि राज्य जो है वो सामाजिक समझौते का परिणाम है। उसने सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है। बाद में यही थ्योरी बाद में पश्चिम में भी कई विद्वानों ने दी, लेकिन कौटिल्य उनसे सदियों पहले दे चुका था। उसने कहा कि यह सामाजिक समझौते का परिणाम है राज्य। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसको बोलते हैं कि भाई सभी लोगों ने मिल करके ये सोचा होगा कि ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा, किसी पे जुल्म कर देगा, किसी के अधिकार छीन लेगा, किसी को मार काट करेगा, तो सभी लोग मिल करके एक ऐसी संस्था का चयन करें जिसकी कलेक्टिव शक्ति हम सबकी इंडिविजुअल शक्ति से ज़्यादा हो और जो इस तरह के अन्याय को मिटा सके, मतलब इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, एक व्यवस्था बनाए रखे, एक अराजकता ना फैले, अव्यवस्था ना फैले, ऐसे। तो इस तरह से राज्य अस्तित्व में आया। फिर धीरे धीरे वो रिफाइंड होता गया। आज तो राज्य जो है वो बहुत ही रिफाइंड है, बहुत परिष्कृत है। एनीवे, तो ये जो है, अब राज्य जो है उसको लेकर के कई तरह के दृष्टिकोण भी आए कि भाई राज्य अगर मनुष्यों ने एक बार चुन लिया तो फिर वो सर्वोच्च हो गया, पवित्र हो गया, जैसे हीगल ने माना। वो जो भी करेगा समाज के हित में ही करेगा, समाज का विरोध कर ही नहीं सकता। कुछ ने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब मनुष्य ही अगर विवेकवान होकर के अपनी मर्जी से काम कर, मतलब विवेकशील हो जाए, अगर मनुष्य ही अपने किसी के अधिकार न छीने, नैतिक जीवन जिए, चारित्रिक जीवन जिए, तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और कुछ ने कहा कि नहीं, जैसे गांधी मानते थे कि राज्य की बहुत ज़रूरत है नहीं अगर मनुष्य विवेकशील हो तो। मार्क्स ने माना है कि साम्यवाद में राज्य नष्ट हो जाएगा। मार्क्स ने तो यही कहा है कि जो उनका जो यूटोपियन सोशलिज्म है, स्वप्नदर्शी है समाजवाद जिसकी बात मार्क्स करते हैं, तो मार्क्स ने तो ये कहा है कि अल्टीमेट जब साम्यवाद आएगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा, मनुष्य ही सब अपने मन से कर लेंगे, इतने विवेकशील हो जाएंगे। एनीवे, तो जो भी है बीच का रास्ता जो है वो ठीक है। हम इसको अच्छा माने, बुरा माने, पवित्र माने, अपवित्र माने, राज्य वर्तमान में आवश्यकता क्या बल्कि अनिवार्यता है। बगैर राज्य के कोई समाज चल ही नहीं सकता, तो वो अनिवार्यता के रूप में है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है और इसमें प्रमुख रूप से राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। और इसी राज्य का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? राजनीति विज्ञान बोलते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य ही का अध्ययन मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमें राज्य का अर्थ और उसके रूप का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि भाई राज्य का स्वरूप क्या है और उसका रूप क्या है, राज्य का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसका रूप क्या है। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि राज्य का अर्थ जो है वो कतई नहीं है जो हम प्रांत के मामले में लेते हैं, है ना, उसको हम राज्य नहीं बोलेंगे। यहाँ पर राज्य का मतलब राजनीतिक ढांचे से है और उसका पूरा स्वरूपगत अर्थ है। पूरा स्वरूपगत अर्थ मतलब पूरा ढांचा जिसमें पूरी राजनीतिक संस्थाएं, उसमें काम करने वाले लोग, उनको मिलने वाली संप्रभुता, उनको मिलने वाली शक्तियां, उस शक्ति का स्रोत क्या है, वो अगर संविधान है तो संविधान, यदि जनता है तो जनता, यदि लीनियज है तो लीनियज, व्हाटसोएवर, तो वो तमाम चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो राज्य जो है बहुत व्यापक संकल्पना है जो राजनीतिक ढांचे से संबंधित है और अलग अलग व्यवस्थाओं में वेरी भी करती रहती है। जैसे हमारे यहाँ राज्य जो है उसका स्वरूप अलग है, किसी राजतंत्रात्मक देश में आप जाओगे वहाँ अलग है, किसी तानाशाही देश में जैसे नॉर्थ कोरिया में चले जाओगे तो किम जोंग ही राज्य है। वही किम जोंग जो बोल दे वही सब है। किम जोंग ने बोला कि मारो तो मारने लगेंगे लोग एक दूसरे को। एनीवे, तो राज्य का अर्थ पहले समझते हैं। राज्य शब्द जो है अंग्रेजी के स्टेट शब्द का हिंदी अनुवाद है। हमारे यहाँ तो आधुनिक काल में कोई विशेष काम हुआ नहीं है, तो पश्चिम में जो काम होता है हम उसी को अपने हिसाब से देखते जाते हैं। तो राज्य शब्द जो आधुनिक काल में जो इसकी बात ज़्यादा की गई है वो पश्चिमी जगत में की गई, और वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल आया वो स्टेट था। उसी स्टेट को हमने हिंदी में क्या लिखने लगे, राज्य, उसको ट्रांसलेट कर लिया। हमारे यहाँ इस पर काम प्राचीन समय में हुआ है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है तो उसमें उन्होंने बहुत विशद वर्णन किया है राजनीति का, विदेश नीति का, अर्थनीति का, बहुत सुंदर। लेकिन फिर बाद में मध्यकाल में तो हमारे ऐसा कोई थ्योरेटिकल काम हुआ ही नहीं है, तो ज़्यादातर जो आधुनिक काल में चीज़ें आती है वो पश्चिम से आती है। तो ये स्टेट शब्द का हिंदी अनुवाद राज्य है। ठीक है, प्राचीन समय में यूरोप में और भारत में भी, एशिया में भी, यूरोप में खासतौर पे यूनान के दार्शनिक राज्य के लिए पोलिस शब्द का, और प्राचीन रोम साम्राज्य जो है राज्य के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई प्राचीन समय में मतलब एंशियंट पीरियड में, एंशियंट पीरियड में प्राचीन समय में यूनान मतलब ग्रीस, ग्रीस के दार्शनिक राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, तो पोलिस शब्द का।
इसी पोलिस से पॉलिटिक्स बना, इसी पोलिस से पॉलिटी बना, पॉलिटिक्स बना, पॉलिटिकल साइंस बना, वो सब इसी से बना। तो प्राचीन यूनान में यानी एंशियंट ग्रीस में, ग्रीस को ही हिंदी में यूनान बोल दिया जाता है, ग्रीस को ही हिंदी में यूनान बोलते हैं, तो एंशियंट ग्रीस में या प्राचीन यूनान में राज्य के लिए यानी स्टेट के लिए क्या शब्द प्रयोग में आता था? तो पोलिस शब्द प्रयोग में आता था। इसी पोलिस से बाद में पॉलिटिक्स, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस जैसे शब्द बने। और रोम में क्या शब्द प्रयोग में आता था? तो रोम में स्टेट के लिए, राज्य के लिए, प्राचीन रोमन साम्राज्य में या एंशियंट रोमन एम्पायर में सिविटास शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह प्राचीन समय की बात थी। आधुनिक समय में यूरोप में इसके लिए स्टेट शब्द आया और उसी स्टेट को हमने हिंदी में राज्य के रूप में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है। अब ये जो पोलिस और सिविटास है, ये उस समय राज्य के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द थे, क्रमशः ग्रीस और रोम में। उस समय आज की तरह राष्ट्र राज्य नहीं हुआ करते थे, ये मैं आपको पहली क्लास में ही बता चुका हूं। जैसे आजकल जो है नेशन स्टेट्स हैं, उस समय नेशन स्टेट नहीं थे, नगर राज्य थे छोटे छोटे वहां यूरोप में, जिनको सिटी स्टेट बोलते थे। जैसे उनमें अगर हम इसकी बात करें, आपके ग्रीस की बात करें, जैसे एथेंस हुआ करता था, स्पार्टा था, इनमें लड़ाइयाँ भी आपस में होती थी। तो ये अपने आप में स्वायत्त और स्वतंत्र संप्रभु राज्य हुआ करते थे छोटे छोटे, और एक नगर के रूप में रहते थे। और हर नगर अपने आप में स्वतंत्र संप्रभु होता था, जैसे आजकल देश होते हैं ऐसे। तो ऐसे छोटे छोटे नगर राज्य थे, उनके संदर्भ में इसका प्रयोग राज्य के मामले में किया जाता था। ट्यूटन जाति जो है उसने राज्य के लिए स्टेटस शब्द का प्रयोग किया। ये स्टेट नहीं है, स्टेटस है। ट्यूटन जो समुदाय था, ट्यूटन समुदाय ने राज्य के लिए स्टेटस शब्द का प्रयोग करा, और इसी शब्द से फिर फाइनली आधुनिक काल में क्या बना? स्टेट बना, और उसी का ट्रांसलेशन हमने राज्य के रूप में किया है। ठीक है। तो यहां पर कई चीजें आपके सामने आएंगी। स्टेट शब्द सबसे, और स्टेट शब्द का राज्य के लिए सबसे पहला प्रयोग जो है, एक इतालवी विचारक हुए हैं, मैकियावेली, बहुत प्रसिद्ध विचारक है मैकियावेली जी, बहुत ही प्रसिद्ध विचारक है आधुनिक काल में, इटालियन थे ये, इतालवी विचारक है मैकियावेली। तो सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग राज्य के लिए किसने किया? मैकियावेली ने किया। इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है द प्रिंस। द प्रिंस जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, उसमें इन्होंने मैकियावेली शब्द का प्रयोग किया। ये प्रिंस किताब 1514 में प्रकाशित हुई थी, 1514 में, बहुत पुरानी बात है। उस समय तो यहाँ पर लोदियों का राज चल रहा होगा भारत में, इब्राहिम लोदी का, तो बहुत पुरानी बात है। 1514 में ये किताब द प्रिंस प्रकाशित हुई थी, और उसमें इन्होंने पहली बार जो है स्टेट शब्द का प्रयोग राज्य के लिए किया था। तो बहुत सारा फॉर्डर इकट्ठा हो गया, डेटा इकट्ठा हो गया, एक एक करके हम समझते हैं। पहली बात ये याद रखिए कि स्टेट शब्द से ही हिंदी में राज्य शब्द आया। तो जो हम राज्य 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 पढ़ रहे हैं, वो राज्य शब्द दरअसल अंग्रेजी शब्द स्टेट का हिंदी अनुवाद है। यानी पश्चिम में जिसे स्टेट कहा गया, यूरोप में जिसे स्टेट कहा गया, उसी को हिंदी में हम राज्य कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आधुनिक काल में इस पे ज़्यादा काम नहीं हुआ। हमने पश्चिम से जो पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा जो संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई है, उसी को हम हिंदी में अडॉप्ट करके पढ़ते हैं। हिंदी में इसमें बहुत अधिक काम ओरिजिनली आधुनिक काल में नहीं हुआ, प्राचीन में हुआ था। दूसरी बात, प्राचीन समय में क्या यूरोप में स्टेट शब्द प्रयोग किया जाता था? प्राचीन समय में नहीं। प्राचीन समय में राज्य या राजनीतिक ढांचे के लिए दो शब्द यूरोप में चलते थे। ग्रीस में शब्द चलता था पोलिस, ग्रीस मतलब यूनान, तो यूनान में चलता था या ग्रीस में चलता था पॉलिश शब्द। और रोमन साम्राज्य में क्या शब्द चलता था? तो रोमन साम्राज्य में शब्द चलता था सिविटास। तो राजनीतिक ढांचे के लिए ये दो शब्द चलते थे, ग्रीस में और रोम में अलग अलग। और उस समय राजनीतिक ढांचा या राज्य का मतलब आज की तरह राष्ट्र राज्य नहीं था, नगर राज्यों से था। उस समय छोटे छोटे नगर राज्य थे, तो उन्हीं नगर राज्यों के मामले में यूनान में राजनीतिक ढांचे को या राज्य को पोलिस बोलते थे, और रोमन साम्राज्य में राज्य को सिविटास बोला जाता था। और वो राज्य भी अलग ही था, आज की तरह नहीं था। ठीक है, नगर राज्यों से संबंधित था। तो पहली बार फिर स्टेट शब्द कैसे आया? तो स्टेट शब्द कहां से आया इसकी अगर हम बात, क्योंकि देखो यूरोप में तो पोलिस और सिविटास शब्द चल रहे हैं, तो पोलिस से तो स्टेट बना नहीं है, ना सिविटास से बना है, तो फिर स्टेट शब्द कहां से आया? तो स्टेट शब्द स्टेटस से बना है। ये स्टेटस शब्द का प्रयोग ट्यूटन लोग किया करते थे। जो ट्यूटन लोग थे वो स्टेटस शब्द का प्रयोग करते थे, और इसी स्टेटस शब्द से बाद में स्टेट शब्द बना। और स्टेट शब्द का पहली बार प्रयोग
राज्य के संदर्भ में, राजनीतिक ढांचे के संदर्भ में जिस विद्वान ने किया उनका नाम था मैकियावेली, जो कि इटली के विद्वान थे, इटालवी विज्ञान थे। इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है द प्रिंस। इसमें इन्होंने पहली बार स्टेट शब्द का प्रयोग राज्य के संदर्भ में, राजनीतिक ढांचे के संदर्भ में किया, और यह किताब 1514 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर है? अब राज्य की अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। राज्य क्या होता है? राज्य मतलब बहुत ही अमूर्त विषय, अमूर्त अवधारणा है। इसकी कोई ऐसी इमेज नहीं बनती है कि राज्य में क्या है। पूरा राजनीतिक ढांचा ही राज्य है। उसमें सारी संस्थाएं आ गई, उनमें काम करने वाले व्यक्ति आ गए, उनके शक्तियां आ गई, उनकी पावर्स आ गई, उनकी संप्रभुता आ गई, उसके अंदर रहने वाले ऐसे, मतलब उनकी संप्रभुता का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, वो आ गई। जिस राज्य क्षेत्र पे वो राज कर रहे हैं वो क्षेत्र आ गया, सब आ जाता है राजनीतिक ढांचे में। तो वो पूरा एक जो सिस्टम बना हुआ है राजनीतिक ढांचे में, उसमें जनसंख्या भी एक पार्ट है, क्योंकि सरकार को राज करने की जो वैलिडिटी मिलती है वो जनता से मिलती है। उसके पास जो सोर्स होता है वैलिडिटी का, वो तो जनता ही होती है। अब विभिन्न विद्वानों ने राज्य की अलग अलग परिभाषाएं दी है। सारी जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो हम पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एरिस्टोटल की परिभाषा। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु। अरस्तु वही ग्रीस का विद्वान है जो प्राचीन ग्रीस में हुआ है, एंशियंट ग्रीस में 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो एरिस्टोटल या अरस्तु, इसी अरस्तु को अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु बोल देते हैं। ये ग्रीस का विद्वान हुआ है, एक ग्रीस में ही रहता था ये, ग्रीस मतलब यूनान में, और ये 5th-6th सेंचुरी बीसी में हुआ है, जिस समय हमारे यहाँ गौतम बुद्ध वगैरह का समय था उस समय ये हुआ है। इसने राज्य की क्या परिभाषा दी? अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अब आप देखिए, इसने जो है राज्य को कितना सीमित परिभाषित किया। क्यों किया? इसका कारण है, उस समय 5th और 6th सेंचुरी बीसी मतलब ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी, कितने साल हो गए इस बात को? 25 तो 2500 से ज्यादा साल हो गए। उस समय जो है आज की तरह देश नहीं थे, राष्ट्र राज्य नहीं थे, छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। तो उसने उस संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया है, क्योंकि उस समय आज की तरह राष्ट्र राज्यों की संकल्पना नहीं थी, तो इसलिए उसने उसी संदर्भ में परिभाषित किया है। तो इसलिए अरस्तु क्या बोल रहा है कि राज्य परिवारों और गांवों का एक समुदाय है। कुछ परिवारों या ज्यादा से ज्यादा हो गया तो गांवों का एक समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। कि भाई ये जो नगर राज्य है जिसमें कुछ परिवार भी है, छोटे मोटे कुछ गांव कबीले भी शामिल होंगे, वो सब अपने आप में पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जिए, स्वायत्त संप्रभु स्वतंत्र जीवन जिए, उसके लिए राज्य की संकल्पना है। वो किसी पे निर्भर ना रहे, उनका जीवन अपूर्ण ना रहे, आत्मनिर्भर हो और पूर्ण जीवन हो, उसकी प्राप्ति के लिए जो ढांचा बना हुआ है वही क्या है? राज्य है। क्योंकि उस समय नगर राज्यों में आपस में बहुत लड़ाइयां होती थी, क्लैशेस होते थे, इसलिए वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपस में वो लड़ते रहते थे, अदावतें उनके बीच में होती थी। तो अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य इसीलिए बनाया जाता है या राज्य इसीलिए वजूद में आता है ताकि वो अपने अंदर रहने वाले समस्त लोगों को, परिवारों को, लोगों को एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन दे सके। उसका उद्देश्य ये है राज्य का। राज्य का कोई अपने आप में साध्य थोड़ी है, वो साधन है मनुष्यों के जीवन को आत्मनिर्भर, पूर्ण और शांतिपूर्ण बनाने का, अच्छा बनाने का। राज्य साधन है, वो अपने आप में साध्य नहीं है। वो एक साधन है जिसके जरिए समाज में व्यवस्था आती है, समाज में राजकता आती है, समाज में एक धर्रे पे समाज जो है चलता रहता है, उसको एक बेसिक सुरक्षा मिलती है, बेसिक अधिकार मिलते हैं, और राज्य के अंदर वो सभी शांति, सुरक्षा, स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। तो राज्य उसके लिए बनाया गया उपक्रम या उपादान या व्यवस्था है। यही बात अरस्तु ने कही। फिर उसके बाद विल्गन भी एक विद्वान हुआ है। विल्गन ने क्या परिभाषा दी राज्य की? विल्गन ने कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून के पालन के लिए संगठित जनसमुदाय है। राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून के पालन के लिए संगठित जनसमुदाय है। जाहिर सी बात है, एक निश्चित भूभाग में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, वो उन कानून का पालन करवाता है राज्य, और वो उसके अंदर रहने वाले जनसमुदाय, जनसंगठन है।
कानून बनाता भी है, उसका कानून का पालन भी करवाता है। एक निश्चित भूभाग के अंदर हर देश का अलग अलग राज्य है, हर क्षेत्र का अलग अलग राज्य है। भाई हमारी सरकार अलग है, बांग्लादेश की अलग है, नेपाल की अलग है, हर जगह अलग अलग व्यवस्था है। ऐसा तो राज्य क्या है, विल्गन ने कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून के पालन के लिए बनाया हुआ या संगठित किया हुआ जन समुदाय है। मतलब राज्य में कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर कानून बना करके उनका पालन करवाएंगे ताकि ठीक से समाज चलता रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में अव्यवस्था ना फैले, उसके लिए वही राज्य है। सही बात है। और राज्य निश्चित भूभाग में ही काम करता है, हर जगह अलग अलग राज्य काम कर रहे हैं, हर देश में, हर नगर में उस समय अलग अलग थे। ऐसा तो एक निश्चित भूभाग में कानूनों के पालन के लिए लोगों का एक समूह संगठित कर दिया जाता है और उसी समूह को राज्य बोलते हैं। उसमें राजा हो सकता है, उसके मंत्री हो सकते हैं, ये तमाम लोग। आजकल सरकारें होती हैं। ऐसा बर्गेस ने क्या बोला, बर्गेस के मतानुसार राज्य मानव जाति का निश्चित भाग है जो राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है। ठीक है, बर्गेस की सिंपल सी परिभाषा है। बर्गेस ने कहा है कि राज्य मानव जाति का एक निश्चित भाग है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है, मतलब एक पॉलिटिकल ढांचा, वही राज्य है। तो मनुष्यों का ही एक ऐसा समुदाय जो पॉलिटिकल ढांचा बनाता है वो राज्य है, सीधी सी बात है। उसके बाद एक विद्वान हुए हैं ब्लैंचली। ब्लैंचली ने जो राज्य की परिभाषा दी है, ये पूछा गया है, ब्लैंचली की परिभाषा कई बार अलग अलग पेपर्स में आती रहती है। ब्लैंचली ने कहा है कि निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राज्य है। एक लाइन की परिभाषा है ब्लैंचली की। क्या कहते हैं ब्लैंचली महोदय कि निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राज्य है। वही बात है, देखो केवल शब्दावली बदलती है, मूल बात तो वही रहती है। ऐसा नहीं है कि राज्य की परिभाषा कोई बताएगा ए और कोई बताएगा जेड, एकदम अलग नहीं होगी, क्योंकि राज्य तो वही है ना भाई। ऐसा थोड़ी होगा कि एकदम अलग परिभाषा बता देंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको आम की परिभाषा बताना है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि आप आम को अगर आपको परिभाषित करना है तो आप लकड़ी बोल के तो परिभाषित नहीं कर सकते ना। थोड़ा बहुत अंतर आएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि आम मीठा होता है, कुछ लोग बोलेंगे खट्टा मीठा होता है, कुछ लोग बोलेंगे पीला होता है, कुछ लोग बोल देंगे कि पीला तो होता है लेकिन कभी कभी हरा भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आप आम को लकड़ी बोल के परिभाषित नहीं करोगे, या लकड़ी को आप पत्थर बोल के परिभाषित नहीं करोगे, तो बहुत अंतर नहीं आता। तो ये राज्य की परिभाषा में भी कमोबेश चीजें वही रहती है, बेसिक चीजें वही रहती है, संदर्भ थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी मिलती जुलती चीजें रहती है। तो ब्लैंचली भी वही बोल रहा है कि निश्चित प्रदेश के राजनीतिक रूप से संगठित लोग राज्य। ये बिल्कुल वैसी ही परिभाषा है जैसी परिभाषा विल्गन ने दी है। शब्दावली अलग है पर विल्गन और इसकी परिभाषा बहुत मिलती जुलती है। एक निश्चित भूभाग के अंदर ऐसे लोग जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित होते हैं वो राज्य है। जैसे एक निश्चित भूभाग है, मान लो भारत, भारत के अंदर एक सरकार बनी हुई है, वो भारत के नागरिकों से ही मिलकर के बनी है, उसमें जो लोग हैं वो भारत के नागरिक ही है, पर वो किस दृष्टि से संगठित हुए हैं, राजनीतिक दृष्टि से, मतलब देश के अंदर व्यवस्था कायम करने के लिए वो बने हुए हैं। जैसे मान लो एक कबीला है या एक छोटा सा गांव है, गांव के अंदर मुखिया है और उसके साथ दो लोग और हैं जो मिलकर के पूरी व्यवस्था संभालते हैं। तो ये मुखिया और इसके साथ जो दो लोग हैं जिनको मान लो उप सरपंच टाइप के हैं, तो ये दोनों भी गांव के ही लोग हैं। ऐसा नहीं कि कोई भगवान ने ऊपर से भेजे, गांव के ही लोग हैं, पर ये अलग से संगठित हो गए हैं राजनीतिक दृष्टि से, गांव की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए, उनका पालन करने के लिए। तो ये क्या हो गए, राज्य हो गए। तो एक निश्चित प्रदेश के ऐसे लोग जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित हो जाते हैं वो राज्य कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ब्लैंचली ने भी वही बात बोली है। अब ये 3-4 परिभाषाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। अब राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं या निर्माण तत्व कौन कौन से होते हैं, किन तत्वों से मिलकर के राज्य बनता है, ये बिल्कुल याद रखना। इससे प्रश्न जरूर आ सकता है। ये 4 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है जो राज्य के महत्वपूर्ण या अनिवार्य, नॉट महत्वपूर्ण, अनिवार्य या निर्माण तत्व कहलाते हैं जिनसे मिलकर के राज्य बनता है। राज्य जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बनता है। बिल्कुल घोट लेना, 4 तत्व याद कर लेना। पूछ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है पूछेगा कि निम्न में से राज्य का अनिवार्य निर्माण तत्व कौन सा है या कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है बोलेगा तो 3 इसमें से दे देगा, एक कुछ और दे देगा और बोलेगा बताइए राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है। अगर कौन सा है बोलेगा तो एक इसमें से दे देगा, 3 दूसरे ही कोई से दे, 3 दूसरे ही अलग ही दे देगा।
इनमें से एक देगा और तीन ऐसे देगा जो इन चारों में नहीं है, और बोलेगा बताइए राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा है। तो इससे प्रश्न आ सकता है, राज्य का अनिवार्य तत्व बोले, राज्य का निर्माण तत्व बोले, राज्य का आवश्यक तत्व बोले, तो ये 4 आवश्यक तत्व है। मतलब 4 ऐसे घटक हैं, 4 ऐसे पार्ट्स हैं, 4 ऐसे हिस्से हैं जिनके मिलने से ही राज्य बनता है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो फिर राज्य नहीं कहलाएगा। ये चारों अनिवार्य, अनिवार्य मतलब कंपलसरी है, चारों क्या है, कंपलसरी है। इनमें से एक भी अगर नहीं है तो राज्य नहीं कहलाएगा। तो 4 निर्माण तत्व कौन से हैं? राज्य 4 चीजों से मिलकर बनता है अनिवार्य रूप से। राज्य जो है वो अनिवार्य रूप से 4 तत्वों से मिलकर बनता है, और चारों ही निर्माण तत्व है। निर्माण मतलब जिनसे राज्य का निर्माण हो रहा है, जिनसे राज्य बन रहा है। एक भी नहीं है तो राज्य नहीं बनेगा। पहला है भूभाग, निश्चित भूभाग, जियोग्राफिकल एरिया, यहाँ लिखा ही है तो वाई एम आई राइटिंग दिस, निश्चित भूभाग, जियोग्राफिकल एरिया। दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार, और चौथा है सरकार की प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता को संप्रभुता भी बोलते हैं हिंदी में। अगर कहीं पर प्रभुसत्ता की जगह संप्रभुता लिखा रहे तो उसमें कंफ्यूज मत होना, अंग्रेजी में इसके लिए सोवेरिनिटी शब्द है, हिंदी में प्रभुसत्ता, संप्रभुता, प्रभुता, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो अंग्रेजी में सोवेरिनिटी शब्द है, हिंदी में तो वेरी करता रहता है, मतलब वही है, संप्रभु बोले चाहे प्रभुसत्ता बोले, जिसको अंग्रेजी में सोवेरिनिटी बोला जाता है। तो ये चारों अनिवार्य तत्व है जिनसे राज्य मिलकर बनता है। अब आप सोचो कि मान लो कि ऐसा कोई राज्य के लिए जरूरी है कि एक निश्चित भूभाग हो, हवा में तो राज्य बन नहीं सकता ना भाई। राज्य तो वही होगा जहां जमीन है, जहां पर जमीन ही नहीं है वहां लोग ही नहीं रह पाएंगे, और जहां लोग नहीं रहेंगे वहां राज्य कहां से बन जाएगा। लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए, जमीन नहीं चाहिए क्या? ऐसा है कि हवा में लोग टंग जाएं या पानी के ऊपर चलने लगे, ना तो पानी पे इंसान रह सकता है, ना हवा में टंग सकता है, ना अंतरिक्ष में रह सकता है, ना निर्वात में रह सकता है। रहने के लिए उसको क्या चाहिए, जमीन चाहिए, भूभाग चाहिए, और भूभाग पर ही राज्य लोग रहेंगे, और इसीलिए राज्य के लिए भूभाग होना जरूरी है। बिना भूभाग के कोई राज्य थोड़ी बनेगा हवा में। दूसरा है उस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या। यदि भूभाग है लेकिन उस पर जनसंख्या रह ही नहीं रही तो वहां राज्य बनेगा किसके लिए? जैसे मान लो कि चंद्रमा है, चांद पे भूभाग तो है पर वहां लोग तो नहीं रहते, तो वहां राज्य बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों बनेगा? जब वहां लोग ही नहीं रहते तो राज्य किसके लिए बनेगा, और कौन बनाएगा राज्य? राज्य बनाने के लिए भी लोग चाहिए, राज्य के अंदर भी लोग ही होते हैं, और राज्य बनता भी लोगों के हित के लिए ही है। तो जब लोग ही नहीं होंगे तो राज्य बनाएगा किससे, बनेगा किससे, उसके अंदर होगा कौन? और अगर लोग नहीं है तो किसके लिए राज्य बनेगा? तो दोनों ही कंडीशन में नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर लोग ही नहीं है, जनसंख्या नहीं है, तो राज्य होगा ही नहीं। किसके लिए बनेगा, और कौन होगा राज्य में? कोई होगा ही नहीं। अगर भूभाग नहीं है तो भी राज्य नहीं हो सकता। जनसंख्या क्योंकि रहेगी क्या, जनसंख्या को रहने के लिए चाहिए भूभाग। अगर जनसंख्या है लेकिन भूभाग नहीं है तो राज्य नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या अपने भूभाग पे रहती है, उसके पास भूभाग होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो चांद तो है, चांद पे जनसंख्या नहीं है तो राज्य नहीं बन सकता। केवल जनसंख्या है लेकिन उसके पास भूभाग नहीं है तो राज्य नहीं बन सकता। जैसे हमारे यहाँ दलाई लामा अपने तिब्बती शरणार्थियों के साथ रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं, भारत चाइना युद्ध से पहले से। अब उनके पास जनसंख्या तो है, तिब्बती जो ये दलाई लामा है वो राजनीतिक गुरु भी होते हैं, धार्मिक गुरु भी होते हैं। अपने यहाँ रहते हैं ना वो धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में, तो वो तिब्बती धर्मगुरु भी है और दलाई लामा राजनीतिक नेता भी होते हैं उन लोगों के। जैसे बहुत सारे ऐसे कुछ समुदाय हैं जिसमें धर्मगुरु ही राजनीतिक नेता भी होते हैं। तो ये जो बुद्धिस्ट तिब्बती लोग हैं उनमें दलाई लामा उनके धार्मिक नेता भी है और राजनीतिक नेता भी है। लेकिन क्योंकि और जब वो यहाँ आए तो कई अनुयायियों को लेके आए, धर्मशाला में वो एक मठ में रहते भी हैं, तो वो स्वयं भी आए और उनके साथ उनके चेले चपाटे भी हैं। अब पॉपुलेशन तो है लेकिन क्योंकि उनके पास भूभाग नहीं है इसलिए राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। वो भारत सरकार के अंडर में रहते हैं क्योंकि उनके पास अपना कोई लैंड नहीं है। पॉपुलेशन है लेकिन भूभाग नहीं है, इसलिए राज्य नहीं बना सकते वो। वहीं अगर उनको कोई जमीन मिल जाए, जैसे चीन ही उनको कुछ जमीन दे दे कि हम तुमको दे रहे हैं 200 या 100 एकड़ जमीन, इस पे रहो, इससे बाहर तुम नहीं जाओगे, और ये तुम्हारी को दे दिया, तुम ही इसके राजा हो, तुमको दान दे दी ये भूमि, तुम्हारी संप्रभुता है इस पे, तो फिर राज्य बन जाएगा। लेकिन अगर केवल समुदाय है लेकिन उसके पास भूभाग अपना नहीं है तो राज्य नहीं बन पाएगा। ना वो भारत में आके राज्य बना सकते हैं, ना चीन में रह के बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास भूभाग नहीं है। ऐसे ही
तीसरा तत्व होता है सरकार। राज्य का मतलब ही होता है कि उसमें एक सरकार हो। अब वो सरकार का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, वो तानाशाही सरकार भी हो सकती है, वो लोकतांत्रिक सरकार भी हो सकती है, वो गणतंत्रात्मक सरकार भी हो सकती है, वो राजतंत्रात्मक सरकार भी हो सकती है, वो तालिबान की तरह भी हो सकती है, वो किम जोंग की तरह भी, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, पर एक सरकार जरूर होगी जो राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत, मतलब वही नियम बनाएगी, उनका पालन करवाएगी, व्यवस्था जमाएगी, वही सब कानून कायदे बनाएगी, वही सबको लाइसेंस बांटेगी, वही कानून का पालन करवाएगी, वही जस्टिस करेगी या इनजस्टिस करेगी, जो भी करेगी, पर करेगी वही। भले वो तानाशाही सरकार है पर कायदे तो वही बना रही है ना। तालिबान है तो तालिबान जो कानून बना रहा है उसका लोग पालन कर रहे हैं, उसी को पालन करवा रहा है, उसी के कानून। तो वो वेरी कर सकता है, भारत का कानून और यूरोप का कानून और ईरान का कानून और मुस्लिम देशों सब में अलग अलग अंतर है, लेकिन वो राजनीतिक ढांचा वही है। वो सरकार कैसी भी हो लेकिन होगी जरूर, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो। और उस सरकार के पास प्रभु सत्ता मतलब भूभाग और जनसंख्या के मामले में कोई भी निर्णय लेने की शक्ति प्रभु सत्ता कहलाती है। सरकार तो है लेकिन अगर सरकार के पास शक्ति नहीं है तो भी राज्य नहीं माना जाएगा। भाई सरकार के पास क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए, तब तो वो कोई निर्णय ले पाएगी। तो इस भूभाग और जनसंख्या के मामले में कोई भी निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसको प्रभु सत्ता बोलते हैं। अगर उसके पास, सरकार के पास शक्ति नहीं है तो वो कानून बना भी नहीं पाएगी, ना कानून का पालन करवा पाएगी, ना न्याय कर पाएगी, ना लोगों में व्यवस्था कायम कर पाएगी, ना राजकता कायम कर पाएगी। तो फिर वो राज्य बन ही नहीं पाएगा, उसको राज्य बोलेंगे ही नहीं। अगर इनमें से एक भी तत्व नदारद है, गायब है, तो राज्य नहीं कहलाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है। तो ये राज्य के 4 तत्व है: ज्योग्राफिकल एरिया, जनसंख्या, सरकार और प्रभु सत्ता। भूभाग आप जानते ही हैं, जनसंख्या आप जानते ही हैं, सरकार आप जानते ही हैं। प्रभु सत्ता सरकार की ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है। अपनी जनसंख्या और भूभाग के मामले में निर्णय लेने की कोई भी शक्ति, वो संप्रभुता कहलाती है। उस शक्ति का स्रोत कई बार जनता होती है, कई बार कोई धार्मिक ग्रंथ होता है, कई बार उसकी अपनी पावर होती है राज्य की, वो अलग अलग हो सकती है। हमारे देश में, लोकतांत्रिक देशों में वो शक्ति, संप्रभुता का स्रोत जनता होती है, संविधान होता है, जनता होती है। तानाशाही देशों में व्यक्ति की अपनी कैरिज्मा जो होता है, उसका अपना व्यक्तित्व, उसकी अपनी शक्ति ही उसका स्रोत है। अब किम जोंग का जो स्रोत है उसका अपना कैरिज्मा, उसकी अपनी पावर है, ऐसा है। तो वो अलग अलग होती है, उतना अपने को डीप में नहीं जाना है। एनीवे, तो निश्चित भूभाग, मनुष्य, अब एक एक पर थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। अब निश्चित भूभाग जो है, वही मैंने आपको बताया कि जब तक राजनीतिक समुदाय किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से ना रहे उसे राज्य नहीं कह सकते। अब आजकल भूभाग का मतलब थोड़ा सा व्यापक हो गया है। अब भूभाग का मतलब भूभाग और उसके अंदर आने वाले सब संसाधन भी आ जाते हैं। जैसे भूभाग का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह नहीं है, इस जमीन पर जितने, इसके बाहर, इसके अंदर, इसके ऊपर जितने संसाधन है वो सब राज्य की भूभाग की परिधि में आ जाते हैं। अब केवल जमीन की ऊपरी सतह को राज्य मतलब भूभाग नहीं मानेंगे, उसके ऊपर जितने भी संसाधन हैं या उसके अंदर जितने भी संसाधन हैं, जैसे उसके अंदर खनिज पदार्थ मिलते हैं, अंदर गैस मिलती है, तेल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, खनिज मिलते हैं, धातुएं मिलती है, जो भी है उसके अंदर, जो भी प्राकृतिक, उसके ऊपर वन संपदा है, मिट्टी है, फसलें पैदा होती है, तो वो सब उसके अंदर आ जाता है ना। केवल ऐसा नहीं कि जमीन की परत, उसके अंदर के, उसके बाहर के तमाम प्राकृतिक संसाधन उसका हिस्सा है। इवन समुद्र में भी कुछ सीमा तक हमारी संप्रभुता का विस्तार होता है, तो वो भी राज्य के भूभाग में आ जाएगा। हर देश, अगर किसी देश के पास कोई समुद्री तटरेखा है, समुद्री सीमा है, तो उसमें भी कुछ नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस देश का ही माना जाता है, उसका संप्रभुता का विस्तार होता है, तो वो भी निश्चित भूभाग में माना जाता है। जैसे मान लो भारत का पूरा प्रायद्वीपीय इलाके के पास समुद्र है, ये गुजरात से लेकर के पूरा एरिया में समुद्र है, तो भारत का ये जो कोस्टल लाइन है, जो तटरेखा है, इस तटरेखा से कुछ दूरी तक का जो एरिया है समुद्र के अंदर, वो भारत का ही एरिया माना जाता है। भारत की संप्रभुता का पूरा विस्तार उस पर होता है। उसको नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं, समुद्री दूरियों को एनएम नॉटिकल माइल्स में गिना जाता है। तो कुछ एरिया जो है वो भारत के ही अंतर्गत माना जाता है। तो भूभाग में केवल जमीन की परत ना आकर के उसके अंदर और बाहर मिलने वाले तमाम प्राकृतिक मानवीय संसाधन जिनमें मिट्टी, खनिज, तेल, पेट्रोलियम, गैस, धातुएं, गैर धात्विक खनिज, पेड़ पौधे, वन संपदा, उस पर सब चीजें आ गई, और उसमें
आपकी समुद्री दूरी भी कुछ आ गई जो उस देश में आ रही है। जनसंख्या, जनसंख्या आप जानते हैं कि राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उसको हम जनसंख्या बोलते हैं, और इसी जनसंख्या ने ही राज्य का विकास करती है, यही जो है राज्य को बनाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनसंख्या मिलकर राज्य का निर्माण करती है। और क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रहती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब होता है कि भाई जो लोग होते हैं किसी समुदाय में रहने वाले, वो खुद ही एक राज्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, स्मूथली उसको संचालित करने के लिए एक व्यवस्था बनी होनी चाहिए, और उस व्यवस्था की जो कलेक्टिव शक्ति है वो इंडिविजुअल्स की कॉमन इंडिविजुअल शक्ति से अलग होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मतलब तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो नियामक संस्था हो, नियंत्रक संस्था हो, जो व्यवस्था को, समाज को, उसमें रहने वाले लोगों को सुचारू रूप से चला सके, बिना लड़ाई झगड़े और बिना किसी कलह कांड के आसानी से चला सके, नियम बनाए, कानून बनाए, उनका पालन करवाए, न्याय करे, अधिकार दे, सभी को सुरक्षा दे। तो इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए, और उस संस्था की जो कलेक्टिव शक्ति है वो समुदाय के मनुष्यों की इंडिविजुअल शक्ति से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो वो उनको कंट्रोल और रेगुलेट कर पाएगी। तो ये जनसंख्या ही मनुष्य राज्य बनाती है, और जनसंख्या के लिए ही राज्य बनता है। अगर जनसंख्या नहीं है तो राज्य बनेगा ही नहीं, क्योंकि राज्य बनाएगा कौन और क्यों बनाएगा? जानवरों के लिए तो राज्य बनता नहीं है, या निर्जन वस्तुओं, कोई टापू, सुनसान टापू है जिसपे लोग ही नहीं रहते, तो वहां राज्य क्या आएगा? अब आजकल तो ऐसा हर टापू पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, हर टापू पे किसी न किसी देश का अधिकार है, लेकिन पुराने ज़माने में टापुओं पे लोग नहीं रहते थे ना कोई देश का उस पर अधिकार होता था। बहुत सारे ऐसे टापू थे जो निर्जन हुआ करते थे। निर्जन मतलब उस पर कोई रहता ही नहीं था, ना किसी का देश का अधिकार था, तो वहाँ राज्य होता ही नहीं था, जनसंख्या ही नहीं है तो कहाँ से राज्य आएगा? ठीक है ना? तो ये एक अनिवार्य तत्व है। वही बात जो मैंने कही है यहीं पर। हाँ, अब जनसंख्या का स्वरूप वगैरह बदलता रहता है, जैसे राज्य का स्वरूप बदलेगा जनसंख्या का भी बदलेगा, नागरिकता की अवधारणा भी बदलती जाएगी, वो अलग बात है। भाई राज्य का स्वरूप अलग अलग होता है, कहीं लोकतांत्रिक, कहीं गैर लोकतांत्रिक, कहीं कुछ, ऐसे ही जनसंख्या का भी मामला है। पुराने जमाने में यूनान के नगर राज्यों में जो लोग रहते थे वो सब नागरिक कहलाते थे। आजकल जनसंख्या और नागरिकता की परिभाषा बदल गई है, अब आपको पासपोर्ट के आधार पर आपकी नागरिकता देखी जाती है, तो वो बदल सकता है, पर मामला बेसिक तो वही ना है। उसके बाद आती है तीसरी चीज, सरकार। सरकार मतलब जो ऐसा मतलब राजनीतिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसको चुना गया हो, या जो सारी चीजों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है ना? तो राज्य जो है वो एक ऐसा, सरकार जो है, सरकार मनुष्यों का ऐसा संगठन होता है जो राजनीतिक रूप से इकट्ठा होता है और एक सरकार के रूप में मतलब संचालित करता है। और सरकार ये माना जाता है कि लोगों की राजनीतिक इच्छा है, उनकी जो राजनीतिक इच्छा है उसी की अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से होती है, जो लोग चाहते हैं वो सरकार करती है, अगर उसको लोगों से वैलिडेशन मिला हुआ है या वो लोगों को रूल कर रही है। तो सरकार का मतलब व्यक्तियों का ऐसा संगठन जो समाज को संचालित करने के लिए बनाया गया हो, समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया हो, उसको हम सरकार बोलते हैं। आधुनिक समय देखो, पुराने जमाने में तो ये होता था कि राजा ही सरकार होता था, जो राजा ने बोल दिया वही कानून, जो राजा की इच्छा है वही नियम, जो राजा जैसे चाहेगा अपने द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाएगा, कोड़े मरवाएगा या जैसे पालन करवाना चाहे। राजा की इच्छा ही न्याय होती थी, जो मैंने सोच लिया मैं राजा हूं तो मेरी जो इच्छा है वही न्याय, मैं अपनी मर्जी से न्याय करूंगा, अपनी मर्जी से सजा दूंगा। तो पुराने जमाने में और आज भी जहां जहां राजतंत्रात्मक सिस्टम है या तानाशाही है या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, वहां पर ऐसे सिस्टम चल सकते हैं। लेकिन आजकल जो है दुनिया भर में जहां लोकतांत्रिक देश हैं, तो अब जो है सरकार का स्वरूप भी बदल गया है। इसमें 3 संस्थाएं होती हैं, अलग अलग 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून बनाने वाली संस्था विधायिका, उनको लागू करवाने वाली कार्यपालिका, विवादों का निपटारा करने वाली न्यायपालिका, लोगों को अधिकार न मिले तो बहाल करवाने वाली न्यायपालिका। तो इस तरह ये 3 अंग से मिलकर के सरकार बनती है। ठीक है, तो अब एक पूरी मतलब एक ऐसा ढांचा, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो राज्य को
संचालित करने के लिए या जनसंख्या को या समाज को संचालित करने के लिए, व्यवस्थित रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए बनाया गया हो तो वो क्या कहलाएगा? सरकार कहलाएगा। और सरकार अधूरी होती है, अर्थहीन होती है, निरर्थक होती है अगर उसके पास संप्रभुता ना हो। तो चौथा जो तत्व है, अनिवार्य तत्व, वो है प्रभुसत्ता या संप्रभुता। इसको अंग्रेजी में सोवेरेनिटी बोलते हैं। ठीक है, ये सोवेरेनिटी शब्द भी लैटिन भाषा के सुप्रीनास शब्द से आया है। ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोवेरेनिटी शब्द कहाँ से आया। तो सोवेरेनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुप्रीनास शब्द से हुई है। सुप्रीनास का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च अधिकार, मतलब कोई भी निर्णय लेने की शक्ति, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति या अधिकार। तो याद रखिएगा कि जो प्रभुसत्ता शब्द या संप्रभुता शब्द है, हम तो केवल ट्रांसलेशन का ही काम करते हैं, बेसिक आइडियाज तो सब वेस्ट से आए हैं, है ना, उधर से ज़्यादातर आए हैं। आधुनिक काल में तो हमारे यहाँ बहुत मौलिक काम कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो प्रभुसत्ता या संप्रभुता हम ट्रांसलेट करते हैं, ये अंग्रेजी के सोवेरेनिटी शब्द से करते हैं। बेसिक कंसेप्ट वहाँ से आया है। तो ये जो संप्रभुता या प्रभुसत्ता शब्द है, ये अंग्रेजी के सोवेरेनिटी शब्द से बना है। और सोवेरेनिटी शब्द का जो डेरिवेशन है, जो उसका व्युत्पत्ति है, व्युत्पन्न कहाँ से हुआ है? तो सोवेरेनिटी शब्द की व्युत्पत्ति प्राचीन लैटिन भाषा के शब्द सुप्रीनास से हुई है। सुप्रीनास का मतलब होता है अटमोस्ट पावर, अल्टीमेट पावर, सर्वोच्च शक्ति या क्षमता, सर्वोच्च सत्ता भी जिसको आप बोल सकते हो। तो अटमोस्ट पावर या हाईएस्ट पावर या सुपरलेटिव पावर या अल्टीमेट पावर, जो भी बोल लो, उसको बोलते हैं। उसके लिए प्राचीन लैटिन भाषा में शब्द प्रयोग में आता था सुप्रीनास, और इसी सुप्रीनास से क्या शब्द बन गया? सोवेरेनिटी। और इसी को हम हिंदी में संप्रभुता बोलते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है निश्चित भूभाग और उस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या के विषय में कोई भी निर्णय लेने की सरकार की शक्ति या सामर्थ्य, उसको बोलते हैं संप्रभुता। जो भूभाग है और उस पर रहने वाली जनसंख्या है, इन दोनों के विषय में कोई भी निर्णय लेने की जो शक्ति होती है सरकार के पास, उसको क्या बोल देते हैं? संप्रभुता। और अगर संप्रभुता ना हो तो सरकार निरर्थक है, राज्य बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि राज्य का काम होता है कानून बनाना, उसको लागू करवाना, न्याय करना, व्यवस्था बना के रखना, एक व्यवस्था के तहत समाज को चलाना, संचालित करना, आगे बढ़ाना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, संसाधनों का वितरण करना, संसाधनों का दोहन करना, लोगों तक उसकी पहुंच बरकरार करना। अगर ये तमाम शक्तियां ही सरकार के पास नहीं होगी तो काहे की सरकार, काहे का राज्य? ये तमाम शक्तियां होनी चाहिए ना सरकार के पास कि वो कानून बना सके, उनको लागू करवाए, कोई पालन न करे तो उसको दंड दे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इसीलिए इसको भी सरकार का भी। तो ये चार जो है राज्य के अनिवार्य तत्व है, राज्य के निर्माण तत्व या अनिवार्य तत्व है। ठीक है, इनमें से एक भी नहीं होगा तो राज्य निरर्थक हो जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा। तो ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज हमने राज्य की परिभाषा जानी, राज्य के अनिवार्य तत्व जाने, विभिन्न विद्वानों के द्वारा राज्य की परिभाषा के बारे में बात की, और साथ ही साथ राज्य क्या होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किन शब्दों से मिलकर बना है, अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषा दी, उनका क्या अर्थ है, और राज्य के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, उसके विषय में गहन और विशद चर्चा की। तो अब आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे और राज्य के बारे में और अलग पक्षों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।